सादर अभिवादन। हिंदी उपन्यास के विकास क्रम से संबंधित इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी उपन्यास का उद्भव और उसके विकास क्रम के बारे में चर्चा करेंगे। तो हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास क्रम। हिंदी उपन्यास का प्रारंभ 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से होता है। 19वीं शताब्दी के बाद से हिंदी उपन्यास का उद्भव होता है। उपन्यास की परंपरा भारत में संस्कृत से ही चली आ रही है और उपन्यास की परंपरा जो है वो भारत में संस्कृत से ही चली आ रही है। और आचार्य भरत ने किसी अर्थ को युक्तायुक्त रूप से उपस्थित करना उपन्यास कहलाता है कहकर संभाव्यता, विश्वसनीयता और रोचकता के समावेश ही उपन्यास में अनिवार्य बताते हुए उसे परिभाषित किया। आचार्य भरत की यह परिभाषा है कि वे संभाव्यता, विश्वसनीयता और रोचकता, ये तीनों का मिलन, समावेश ही उपन्यास में अनिवार्य मतलब जरूरी बताते हुए इसे परिभाषित किया। और कादम्बरी उपन्यास की व्याख्या के करीब है। बंगाल में उपन्यास शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में हुआ। तो बांग्ला में उपन्यास शब्द का अर्थ कादम्बरी के अर्थ में हुआ था। तो गुजरात में नवल कथा नाम दिया तो अंग्रेजी में नॉवेल कहकर बुलाया गया। उपन्यास को गुजराती में नवल कथा कहा गया तो अंग्रेजी में नॉवेल कहकर उसे बुलाया गया। और हिंदी उपन्यास का विकास क्रम। अब हिंदी उपन्यास शुरू से लेकर अंत तक किस तरह से वो विकास हुआ है, विकसित हुआ है, उसका विकास क्रम देखते हैं। तो ये दो तरह से किया जाता है। एक है यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग, या फिर प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग। दोनों तरह से इस हिंदी उपन्यास के विकास क्रम को विभाजित किया जा सकता है। तो पहला है भारतेंदु युग। इसके अंतर्गत भारतेंदु युग में हिंदी के भारतेंदु युगीन मौलिक उपन्यासों पर संस्कृत के कथा साहित्य एवं परवर्ती नाटक साहित्य के साथ ही बंगला उपन्यासों की छाया पाई जाती है। तो हिंदी के भारतेंदु युगीन उपन्यासों में संस्कृत के कथा साहित्य के साथ साथ नाटक साहित्य, परवर्ती मतलब बाद का नाटक साहित्य के साथ, और बंगला उपन्यासों की छाया मतलब उसका जो असर है वो भी पाया जाता है। और उस दृष्टिकोण से हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, जो हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। और इसी क्रम में श्रद्धाराम फिल्लोरी का भाग्यवती और आदि उल्लेखनीय कृतियां हैं। और इस युग में तिलिस्मी और जासूसी उपन्यास लिखे गए थे, मतलब जो कि जासूस पूर्ण, और तिलिस्मी जो कि एकदम माया प्रपंच होता है। तो उस टाइप के रचनाएं, उस ढंग की रचनाएं भारतेंदु युग में हुई थी, मतलब प्रेमचंद पूर्व युग में। तिलिस्मी एआरी उपन्यासों में बाबू देवकी नंदन खत्री का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आप लोगों ने चंद्रकांता नाम सुना होगा, जिसके उपन्यासकार है बाबू देवकी नंदन खत्री। इन्होंने तिलिस्मी और एआरी उपन्यासों में इनका बहुत नाम है, इनकी बहुत योगदान है उसमें। कहा जाता है कि चंद्रकांता उपन्यास पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी थी। मतलब चंद्रकांता उपन्यास उन्होंने हिंदी में लिखा था और वो उपन्यास इतना प्रसिद्ध हुआ कि उसको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी थी। मतलब उनका उपन्यास उतना फेमस हुआ था, उतना प्रसिद्ध हुआ था। चंद्रकांता की प्रसिद्धि के बाद उन्होंने चंद्रकांता संतति और भूतनाथ जैसे उपन्यास भी लिखे। चंद्रकांता उतना प्रसिद्ध होने के बाद उन्होंने चंद्रकांता संतति और भूतनाथ जैसे उपन्यास भी लिखे। और इस क्षेत्र में हरे कृष्ण जौहर ऐसे उपन्यासकार के नाम है, किशोरीलाल गोस्वामी और बाबू देवकी नंदन खत्री के पुत्र देवी प्रसाद उपाध्याय, गुलाब दास, विश्वेश्वर प्रसाद शर्मा और रामलाल वर्मा आदि ने भी उपन्यास लेखन के छिटपुट प्रयत्न किए, मतलब कुछ कुछ प्रयत्न किए इन लोगों ने भी। जासूसी उपन्यासकारों में गोपाल राम गेहमरी ने सर्वाधिक प्रसिद्ध प्राप्ति की। तो जासूसी उपन्यासकारों में तिलिस्मी और एआरी में देवकी नंदन खत्री जी प्रमुख हैं और जासूसी उपन्यासकारों में गोपाल राम गेहमरी जी प्रमुख हैं। उन पर अंग्रेजी के सर आर्थर का प्रभाव दिखाई दे पड़ता है। मतलब अंग्रेजी के एक उपन्यासकार है सर आर्थर, उनका प्रभाव दिखाई पड़ता है गोपाल राम गेहमरी जी पर। उन्होंने सन 1900 में जासूस नामक मासिक पत्र निकाला। मतलब वो पत्र हर महीने में एक बार आता है, मासिक पत्र। उन्होंने जासूस नामक मासिक पत्र निकाला था। इस पत्र के लिए उन्होंने कई उपन्यास लिखे। उस पत्र में प्रकाशित करने के लिए उन्होंने कई उपन्यास लिखे। तो अद्भुत लाश, गुप्तचर, बेकसूर की फांसी, सरकटी लाश आदि उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उनके सब जासूसी उपन्यास है, एकदम ऐसे मतलब जासूस टाइप के। अद्भुत लाश, गुप्तचर, बेकसूर की फांसी, सरकटी लाश, इस तरह के। और भारतेंदु युग में सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलिस्मी, एआरी, जासूसी तथा रोमानी उपन्यासों की रचना परंपरा का प्रारंभ हुआ। भारतेंदु युग में जो है सामाजिक
उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यास, तिलिस्मी, एआरी, जासूसी और रोमानी उपन्यासों की रचना का परंपरा का प्रारंभ हुआ। और इस युग की प्रमुख अनुदित कृति है बंकिम चंद्र की दुर्गेश नंदिनी। बंकिम चंद्र की दुर्गेश नंदिनी जो है इस युग की प्रमुख अनुदित कृति है, जो बंगला से हिंदी में अनुवाद हुआ था उसका। और द्विवेदी युग, भारतेंदु युग जो है वो एकदम तिलिस्मी और एआरी और जासूसी उपन्यासों से भरा हुआ था। ऐतिहासिक उपन्यास भी कहीं कहीं लिखे गए थे। तो द्विवेदी युग में, काव्य में द्विवेदी युग में खड़ी बोली ने तो अपना रूप निखारा। एक मुख्य बात यह है कि द्विवेदी युग तक आते आते उपन्यास ने अपनी भाषा सुधारी, अपनी व्याकरणिक त्रुटियां सुधारी, अपना रूप निखारा खड़ी बोली ने। मतलब निखारना का मतलब होता है अच्छा बनाना और परिष्कृत बनना और परमार्जित रूप ग्रहण किया, नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा की। किंतु उपन्यास क्षेत्र में कुतूहल, रहस्य और रोमांच, मनोरंजन की ही प्रमुखता रही। और इस युग में अंग्रेजी और बंगला के बहुत से उपन्यास अनुदित हुए। द्विवेदी युग में बंगला और अंग्रेजी से बहुत से नाटक हिंदी में अनुवाद हुए। और इस युग की प्रमुख रचनाएं हैं देवकी नंदन खत्री की काजर की कोठरी और अनूठी बेगम, भूतनाथ, किशोरीलाल गोस्वामी का लीलावती, आदर्श सती इत्यादि। ये सब देवकी नंदन खत्री जी के ही अलग अलग उपन्यास हैं जो चंद्रकांता के बाद उन्होंने लिखा था। और तीसरा है प्रेमचंद युग। और उसमें उपन्यास लेखन क्षेत्र में प्रेमचंद के अमूल्य योगदान के कारण इस युग की प्रेमचंद युग की संज्ञा दी गई। मतलब प्रेमचंद का अमूल्य योगदान था उपन्यास लिखने में। वे एक अच्छे उपन्यासकार थे, तो उनका जो अमूल्य योगदान है उसके नाम से उनके नाम से ही एक युग दे दिया, उनके अमूल्य योगदान की वजह से। तो उपन्यास रचना की दृष्टि से यह अत्यंत समृद्ध काल है। उपन्यास रचना की दृष्टि से देखें तो द्विवेदी प्रेमचंद युग एक अत्युन्नत समृद्ध काल है। मतलब उतने सारे उपन्यास प्रेमचंद युग में लिखे गए थे जितना द्विवेदी युग और भारतेंदु युग में नहीं लिखे गए थे। और विषयगत विविधता, राजनैतिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की रचना हुई। मतलब पहले सिर्फ जासूसी उपन्यास, एआरी और तिलिस्मी ऐसा रचना होता था, लेकिन प्रेमचंद युग तक आते आते विषय में विविधता आने लगी। मतलब राजनैतिक उपन्यास भी लिखे गए, ऐतिहासिक भी लिखे गए, मनोवैज्ञानिक भी लिखे गए। सभी तरह के उपन्यासों की रचना प्रेमचंद युग तक आते आते होने लगी। हिंदी उपन्यास को प्रेमचंद की देन बहुमुखी है। उनकी बहुत योगदान है उनका हिंदी उपन्यासों में, उनकी रचना में। तो इस युग में प्रायः मध्यवर्ग उपन्यास के केंद्र में रहा। इस युग में मध्यवर्ग मतलब समाज का मध्यवर्ग उपन्यासों के केंद्र में रहा। मध्यवर्ग की मुश्किलें, मध्यवर्ग की जो मुश्किलें होती हैं वो सब प्रेमचंद ने दर्शाया है। किंतु प्रेमचंद ने टूटते सामंती समाज और पूंजीवादी व्यवस्था दोनों की विकृतियों को तो अपनी रचनाओं के माध्यम से व्यक्त किया ही, नारी समस्या को भी मुखर अभिव्यक्ति दी। तो प्रेमचंद ने टूटती सामाजिक मतलब पूंजीवादी व्यवस्था, जो कि गरीबों या फिर निम्न वर्ग को शोषित करता है, वो उसको पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं। उस पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने व्यक्त किया ही, लेकिन नारी की समस्या को भी उन्होंने एक मुखर अभिव्यक्ति उन्होंने दी है। आदर्श और यथार्थ का समन्वय प्रस्तुत किया। आदर्श का समन्वय और यथार्थ का समन्वय, एक तरफ से आदर्श होते हुए उपन्यासों में यथार्थ का भी समन्वय उन्होंने प्रस्तुत किया। इस युग के प्रमुख उपन्यास और उपन्यासकार हैं। सबसे पहले प्रेमचंद का देखते हैं। सेवा सदन, कर्मभूमि, निर्मला, रंगभूमि, गोदान और आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का अमर अभिलाषा, जयशंकर प्रसाद का कंकाल, वृंदावन लाल वर्मा का गुड़कुडार, विराटा की पद्मिनी आदि। विराटा की पद्मिनी जो है वो वृंदावन लाल वर्मा की एक प्रमुख रचना है, उपन्यास है। और प्रेमचंदोत्तर युग, इसके बाद प्रेमचंदोत्तर युग में अनेक प्रवृत्तियों एवं प्रभाव उपन्यास के क्षेत्र में परिलक्षित हुए। यह काल पर्याप्त प्रौढ़ एवं विकसित काल है। उपन्यास लिखे जाने के बाद ये और विकसित हुए प्रेमचंदोत्तर युग में। तो इस काल में उपन्यास अन्य विधाओं से प्रभावित हुआ और उसमें प्रमुख रूप से द्वितीय विश्व युद्ध ने भारत की स्वतंत्रता और गांधी जी की हत्या, आदर्शवाद का टूटना, आर्थिक सामाजिक विषमता, ये सब परिस्थितियां थी उस समय की। टूटते परिवार, क्षीण होते नैतिक मूल्य, व्यक्ति को आत्मकेंद्रित रूप, इस काल की औपन्यासिक कृतियां का विषय रही। तो यही जो कवि जो है वो अपने समाज के परिस्थितियों को ही अपने रचना का माध्यम बनाता है, अपने रचना का विषय बनाता है। तो यहाँ भी वही हुआ कि उस समय की जो प्रवृत्तियां थी, उस समय की जो परिस्थितियां थी, उनको ही प्रेमचंदोत्तर युग में उपन्यासों का विषय बनाया गया। और
इस युग के प्रमुख उपन्यास और उपन्यासकार जैनेन्द्र का त्यागपत्र, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का शेखर एक जीवनी, नरेश मेहता का डूबते मस्तूल, उपेंद्रनाथ आश्क का गिरती दीवारें, अमृतलाल नागर का मानस का हंस, बूंद और समुद्र, रांगे राघव का कब तक पुकारूं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाणभट्ट की आत्मकथा, यशपाल का झूठा सच, देशद्रोही, दिव्या, फणीश्वरनाथ रेणु का मेला अंचल इत्यादि। ये सब प्रेमचंदोत्तर युग की रचना है उपन्यास। प्रेमचंदोत्तर काल के उपन्यास में विषयगत विविधता के साथ साथ जीवन की जटिलताओं की अभिव्यंजना नवीन शिल्प लेकर आई। तो प्रेमचंद काल के उपन्यास में विषय के विविधता के साथ साथ जीवन की जटिलताओं का चित्रण किया गया है, नवीन शिल्प लेकर एक नवीन ढंग में चित्रित हुए हैं प्रेमचंदोत्तर युग में उपन्यास। और इस कालखंड में महिलाओं की भी सक्रिय एवं महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज हुई। मन्नू भंडारी का आपका बंटी, ये महिला उपन्यासकार और उनके उपन्यास हैं। मन्नू भंडारी का आपका बंटी जो है ये एक बच्चों की मानसिक स्थिति पर लिखा गया है। जब एक स्त्री और एक पुरुष पति और पत्नी जब अलग हो जाते हैं तो वो बच्चे के दिमाग पर कैसा असर पड़ता है, तो ये उन्होंने आपका बंटी नामक उपन्यास में चित्रित किया है। और महाभोज, ये जो है मन्नू भंडारी का है। और प्रभा खेतान का पीली आंधी, महाश्वेता देवी का अग्निगर्भा आदि। उपन्यास सृजन की यह परंपरा सतत है, मतलब उपन्यास सृजन की यह परंपरा जारी है। इसी के साथ उपन्यास का विकास क्रम समाप्त होता है और हम अगले वीडियो में हिंदी के प्रमुख उपन्यास और हिंदी के प्रमुख उपन्यासकार और उनके उपन्यासों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।